सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आप सभी का हमारे स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक सेशन लेके आया हूं जिसमें भारत की सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं भारत के अंतर्गत, उन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी एंड अदर एग्जाम में जैसे रेलवे, बैंक और क्या कहते हैं एसएससी, पुलिस एंड अदर एग्जामों की तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। तो आपके लिए जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको पता है कि नियुक्तियों से क्वेश्चन जरूर इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सेशन को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको ये अनुभव हो सके कि हमारा सेशन में क्या कंटेंट कैसा रहा और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये मेरा दावा है। आप अगर अच्छी तरीके से मेरे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो के सेशन को स्टार्ट करते समय वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप लोगों को और भी बेहतर क्लास लेने के बाद पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे दिए हुए संपर्क सूत्र 7905807138 पर मैसेज छोड़ें और हमें आप बताएं और हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ सेंड कर सके। इसी तरह यदि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है तो आशीष सर जीएस को तुरंत टाइप करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। उसी तरह अगर इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ना है तो ASISK3178 पर टाइप करें और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो फिर हम लोग देरी ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कहता है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी। ये द्रौपदी मुर्मू जी की फ़ोटो है, खिलखिलाता हुआ चेहरा इनका दिख रहा है। भारत का सर्वोच्च पद इनको प्राप्त हुआ है। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है। उन्हें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा प्रशासित भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाई है। मुर्मू भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की उम्मीदवार थी और उन्होंने संयुक्त विपक्ष के नेतृत्व वाले उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को हराया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने से पहले वो झारखंड की राज्यपाल और उड़ीसा सरकार में मंत्री थी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली मुर्मू 64वीं स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वही राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला आदिवासी के रूप में शपथ ग्रहण की है। बात करें नोट में आपको बता दूं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 2, देश की 14वें उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आंसर है आपका जगदीप धनखड़। ये राष्ट्रपति मुर्मू के सामने जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं यही हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए सभापति के रूप में वो वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो आंसर हमारा जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिसको धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। जो फोटो आप लोग देख रहे हैं इसके पीछे संविधान है। संविधान का सर्वोच्च पद जो इनको प्राप्त है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को।
बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समन्वयक डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 17 अक्टूबर 2022 को कहा कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को नियुक्त कर दिया गया है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर को 2022 को शपथ लिया, जिस दिन सीजेआई जस्टिस उमेश ललित 65 साल की उम्र करने के बाद पद को छोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो पद पर सिर्फ केवल अपनी एज, मतलब उसकी एज जो लिमिट है वो सिर्फ 65 वर्ष है। 65 वर्ष से एक दिन तक वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। जिस दिन वो 65 साल का हो जाए, चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना अपने पद की शपथ ली हो, मगर अगर उसके 65 साल अगले दिन कंप्लीट हो रहे हैं तो उसे पद से जो है हटाया जा सकता है और पद से वो हट सकता है। जहां जस्टिस ललित का कार्यकाल सिर्फ केवल ओनली 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल है, वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल के लिए सीजेआई के रूप में काम करेंगे। वो 10 नवंबर 2024 को पद को छोड़ देंगे। पहले से डिसीजन ले लिया गया है कि उनको 10 नवंबर उनकी एज कंप्लीट हो जाएगी 2024 में, जिस प्रकार वो अपना पद छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देश के 15वें प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, हमारा देश का जो है इतना भाविक चेहरा देखने को मिल रहा है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आंसर है हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर कि वर्तमान समय में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने साल 2014 में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली थी। इसी तरह मोदी जी अपने पद का दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बता दें कि मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। साल 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में ऐतिहासिक हासिल की है। देश में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसमें पीएम मोदी के बारे में पता नहीं होगा। बात करें नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था वो 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ था। इनकी माता और पिता के नाम इस प्रकार हैं। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और वहीं माता का नाम हीराबेन है, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, देश की 17वीं वर्तमान में जो लोकसभा का गठन हुआ है उस समय, इस वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है हमारा ओम बिरला जी। ये ओम बिरला जी जो दोनों कानों में लाउड स्पीकर लगाए बैठे हुए हैं, यही है हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा की अध्यक्षता के रूप में काम कर रहे हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मध्य प्रदेश के कोटा से भाजपा सांसद रहे ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा का ये एक ऐसा गर्व का समय है जहां ओम बिरला ने 8 बार की सांसद और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की जगह ले ली है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नए महान न्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? तो आंसर है हमारा आर वेंकट मणि। ये आर वेंकट मणि जो हैं वो देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली है। बात करेंगे इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटन मणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकट मणि नए अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल था वो 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा था। वहीं वो 91 वर्ष के थे और अपने तीसरे विस्तार पर थे, मतलब 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, परंतु अब कार्यकाल को समाप्त करके नए अटॉर्नी जनरल के रूप में वेंकट मणि को रख दिया गया। राष्ट्रपति ने आर वेंकट मणि वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को भारत के नए महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन बने? तो हमारा आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, इनकी जो फोटो आपको दिख रही है वो ही है गिरीश चंद्र मुर्मू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक
CAG बन गए हैं। मुर्मू ने शनिवार को, मतलब एक दिन है शनिवार को, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बात करें कैग के तौर पर मुर्मू का जो कार्यकाल है वो 20 नवंबर 2024 तक रहेगा भाई। वही गुजरात कैडर के वो 1985 बैच के IAS अधिकारी भी हैं और मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इससे पहले जो कैग के पद पर थे वो मुर्मू से पहले राजीव महर्षि थे, ठीक है। तो राजीव महर्षि का स्थान उन्होंने कैग के रूप में लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आंसर हमारा शशिकांत दास। तो ये फोटो जो दिख रही है यही है शशिकांत दास जी, जो गवर्नर के पद में है भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में अभी वर्तमान में यही बने हुए हैं। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो शशिकांत दास हैं वो 10 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद भार संभाला था। वहीं RBI के 25वें गवर्नर हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो 10 दिसंबर 2021 को दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया था। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार की सत्ता आने के बाद शशिकांत दास दूसरा कार्यकाल पाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर बन गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो इस क्वेश्चन को एक नहीं कम से कम 5 साल के भीतर भी क्वेश्चन को आ सकता है पेपर में आपके। तो आप वो क्वेश्चन को समझ में अपने डाले रहें अपने मन में, कैसा भी क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। बात करेंगे 2018 में वो उर्जित पटेल की जगह ली थी। जो 25वें गवर्नर के रूप में शशिकांत दास हैं वर्तमान समय में, इससे पहले जो 2018 में उन्होंने शपथ जब ली, तो इससे पहले जो हमारे इस 24वें गवर्नर के रूप में विद्यमान थे वो थे हमारे उर्जित पटेल जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं वर्तमान में? तो आंसर है हमारा यशवर्धन कुमार सिन्हा। बात करें आपसे कि जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं और जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं यही है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। इनकी फ़ोटो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसमें हमने रखे हैं, देखते हैं इस पर। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिंह की जो नियुक्ति है वो एक 3 सदस्यीय चयन समिति की है और इस कमेटी के जो मुख्य प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले 2 महीने से खाली था लगातार। इससे पहले 26 अगस्त को बिमल जुल्का इस पद से रिटायर हो गए थे। वहीं जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यभार संभाला था और वो ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। 62 साल के यशवर्धन सिन्हा का जो कार्यकाल है बतौर मुख्य सूचना आयुक्त 3 साल का होगा। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो 5 साल के लिए होती है और जो एज लिमिट होती है वो 65 साल तक ही होती है। इसके बाद वो पद पर नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर है हमारा राजीव कुमार। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये हमारे राजीव कुमार जी की है जो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो राजीव कुमार अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राजीव कुमार 15 मई 2022 से अपना पदभार संभाला है। वहीं साल 1984 के IAS अफसर राजीव कुमार अब सुशील चंदा की जगह इस पद पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा प्रधानमंत्री। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, और यही नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो जो लगी है यही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें ये भारत सरकार का एक ऐसा संगठन है या ऐसा निर्णय लेने की एक संस्था है जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली में है।
ये एक ऐसी संस्था है जो तत्कालिक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर निर्णय लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा सुमन बेरी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है सुमन बेरी। और जब से नीति आयोग गठन हुआ है तब से अब ये जो सुमन बेरी इस पद पर आए हुए ये तीसरे नंबर के हैं। देश के तीसरे नीति आयोग उपाध्यक्ष लिखा हुआ है और ये जो पद पर हैं वर्तमान में वो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो पदभार संभाला था वो अरविंद पनघड़िया को दिया गया था। तत्कालिक उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया के आयोग से जैसे हटे वैसे राजीव कुमार को 2017 में जिम्मेदारी दी गई, परंतु अब डॉक्टर सुमन बेरी ने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में ये तीसरे नंबर के होंगे। वो 30 अप्रैल 2022 से अपना पदभार संभाल लिया है। तो इस प्रकार जो सुमन बेरी हैं वो नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो पहला आपसे पूछा जाए तो अरविंद पनघड़िया है और दूसरा पूछा जाए तो राजीव कुमार है और तीसरे नंबर में वर्तमान में हमारे डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं जो 30 अप्रैल 2022 से इस पद पर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने? तो आंसर है हमारा परमेश्वरन अय्यर जी। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं वो दिख रहा है आपको और लिखा भी है कौन है नीति आयोग के नए सीईओ। तो लिखा है परमेश्वरन अय्यर जी। जो ये फोटो में आपको दिख रहे हैं ये नीति आयोग के सीईओ हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो अमिताभ कांत को साल 2016 में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। इसके बाद 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, परंतु अब 30 जून 2022 को ये पद से समापन हुआ और अब अगले नीति आयोग के जो सीईओ बनेंगे, कार्यभार संभालेंगे, वो परमेश्वरन अय्यर जी संभालेंगे। और ये दूसरे, जब से नीति आयोग का मतलब गठन हुआ है वो दूसरे नंबर के अब ये होंगे जिनका नाम है हमारा परमेश्वरन अय्यर। और अमिताभ कांत लगातार 2015 से इस पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है हमारा एन.के. सिंह। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं यही है एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब जो नया वित्त आयोग आया वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने के 5 साल की अवधि तक कवर किया, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे वो 14वें वित्त आयोग के गठन में 2 जनवरी 2013 को किया था 14वें वित्त आयोग के लिए। तो इस प्रकार जो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से लेकर 25 तक रहेगा। मतलब ये कहते हैं कि डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी का जो कार्यकाल रहा वो 1 अप्रैल 2020 तक रहा। इसके बाद जो अब कार्यकाल जो 15वां वित्त आयोग गठन किया गया वो 2020 से 2025 मतलब कुल मिलाकर के 5 साल के लिए किया जाता है, परंतु कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बीच में गैप भी हो जाता है। तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद संभावना है कि हमारी आगामी परीक्षा 2023 के अंदर जो होनी है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रूर आप लोग एक बार नाम जरूर ध्यान रखिए और फोटो भी उनकी ध्यान रखिए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन नियुक्त हैं। तो आंसर हमारा ऋतुराज अवस्थी जी हैं। जो फोटो आप देख रहे हैं चमकते हुए इनका चेहरा देख पा रहे हैं और लिखा भी है इंग्लिश से कुछ वर्ड इनके बगल में फोटो में कि गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 22 एंड लॉ कमीशन विद जस्टिस ऑफ ऋतुराज अवस्थी एज द चेयरमैन। ठीक है ना, क्लियर है ना। इंग्लिश से जो बच्चे नहीं समझ पाए हिंदी से वो इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने फोटो में ही लिखा हुआ है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हैं ये मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी जी, जो वर्ष 2020 में गठित किया गया था। ये 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में बलबीर सिंह चौहान रह चुके हैं और उनके स्थान पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 21वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो समाप्त हुआ 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था।
परंतु लेकिन केंद्र सरकार ना तो उसका कार्यकाल बढ़ाया और ना ही उस आयोग के आगे पद के लिए किसी की जिम्मेदारी को दिया, जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं लाए। परंतु याचिका के अनुसार बताया जाता है कि 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन के फैसले की घोषणा कर दी गई थी, परंतु वो संपन्न हुआ जाके 2022 में, और 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ऋतुराज अवस्थी जी को अब गठित कर दिया। मतलब 22वां विधि आयोग गठित कर चुका था, परंतु बात ये होती कि 2 साल बाद इस पद पर लाया गया। क्लियर है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसको हम लोग जानते हैं यूपीएससी। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, तो वर्तमान में उसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो आंसर है मनोज सोनी। ये जो मनोज सोनी जी हैं, ये देख पा रहे हैं, डॉक्टर मनोज सोनी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोलते हैं। और वर्तमान समय में इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है, मनोज सोनी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, इसके यूपीएससी के जो अगले अध्यक्ष बने हैं वो मनोज सोनी जी होंगे, और 5 अप्रैल 2022 को यूपीएससी चेयरमैन ने इनको नियुक्त किया गया। वहीं सोनी प्रताप कुमार जोशी की उन्होंने जगह ली है। डॉक्टर मनोज का जो कार्यकाल रहेगा वो 27 जून 2023 को समाप्त होगा। बता दें कि अंग्रेज शासित जब था भारत, तब अक्टूबर 1926 में सर रॉस बार्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे, क्योंकि यूपीएससी का जो गठन हुआ था वो 1926 में हुआ था। और पहले अध्यक्ष के रूप में जो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे वो रॉस बार्कर थे, तथा डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अब जो उनके कार्यकाल से देखा जाए तो वो 31वें अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जानते हैं, इनके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? वर्तमान समय में 2023 चल रहा है, और आंसर है हमारा एस किशोर। ये जो आप चेहरे देख पा रहे हैं, ये एक तो लोगो है हमारा एसएससी का, और उसके बगल में एक फ़ोटो लगी हुई है, वो है एस किशोर जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल कैडर के एक 1989 के बैच के अधिकारी हैं एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष 8 फरवरी 2022 को नियुक्त कर दिया गया। बात करें एसएससी का जो फुल फॉर्म है होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। अब बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग का जो मुख्यालय वर्तमान में है वो नई दिल्ली में ही है, और जो गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1975 को हुआ था। आपको एक नोट में हम बता रहे हैं कि एसएससी को जनवरी 2024 तक एसएससी का अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें लिखा है कि एसएससी को जनवरी 2024 तक एसएससी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। मतलब आपको बता दें कि 2024 तक, थोड़ा सा मिस्टेक है, 2024 तक जो हमारे वर्तमान में एस किशोर जी हैं वो जनवरी 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारे किसकी है? तो आंसर है हमारा एस सोमनाथ। यही है फोटो में जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं एस सोमनाथ जी, जो वर्तमान में इसरो के नए प्रमुख के रूप में पद को संभाला है। इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट पर नज़र डालेंगे। एस सोमनाथ ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम बोलते हैं इसरो, के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सोमनाथ ने के सिवन, इससे पहले जो इस पद पर थे इसरो के पद पर, तो वो के सिवन थे, के रिटायर होने पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला, क्योंकि 2 पद इनको मिले हैं एक साथ। इसरो चीफ के रूप में सोमनाथ की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वो स्पेस लॉन्च व्हीकल के सिस्टम इंजीनियरिंग में एक अनुभवी वैज्ञानिक भी हैं। इसरो का पूरा नाम यदि देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो संस्थापक था पहला, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो की स्थापना भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, और इसरो की स्थापना का जो वर्ष है वो 15 अगस्त 1969 में किया गया था, और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है कि वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आंसर है हमारा डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। जो फोटो देख रहे हैं वही है डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DDRD के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहा जाता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वही वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक। आपको पता है कि DRDO के इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो सतीश रेड्डी जी थे। अब सतीश रेड्डी जी को इस पद से समाप्त करके वो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार एडवाइजर अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर है हमारा जी अशोक कुमार। ये एक फ़ोटो मैंने आपको दी है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के रूप में, किस तरह से गंगा की स्वच्छता विशेष प्रधानमंत्री के रहते हुए गंगा काफ़ी स्वच्छ हो चुका है। और इस पद को जो गरिमा के रूप में दिया है, जो इस पद पर बने हैं वह जी अशोक कुमार जी हैं, जो क्लीन गंगा के रूप में काम कर रहे हैं और दक्षता उन्होंने ली है। जिस तरह देश में नदियों में जो अस्वच्छता फैल रही थी उसको बेहतरीन करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ने इनको इस पद पर बैठाया। और वास्तव में ये दृश्य को देखने को मिल रहा है कि वास्तव में हमारे क्लीन गंगा का रूप प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के नए महानिदेशक जी अशोक कुमार का नाम याद कर लीजिए। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जी अशोक कुमार जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के नए महानिदेशक जनवरी 2022 में नियुक्त किया गए। उन्होंने इस पद पर राजीव रंजन मिश्रा का स्थान लिया है। इस पद पर जो पहले थे जनवरी 2022 से पहले वो राजीव रंजन मिश्रा जी थे और उनके स्थान पर उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। बात करें अशोक कुमार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको एक नाम से पुकारा जाता है। वो लिखा हुआ है भारत के रैन मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है 2023। तो आंसर है हमारा जी अशोक कुमार। जो फोटो आप देख रहे हैं वो यही है जी अशोक कुमार। देखो दो नाम आपके सामने हैं, एक तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के रूप में अशोक कुमार का नाम आता है और एक भारतीय जो समुद्री सुरक्षा समन्वयक है उनके नाम पर अशोक कुमार का नाम जुड़ा है। तो जी अशोक कुमार इनका भी नाम है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं यही हमारे जी अशोक कुमार है जो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में पद ग्रहण किया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जिसको बोलते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC फरवरी 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। जी अशोक कुमार की जो नियुक्ति है वो 14 साल पहले हुए एक 26/11 मुंबई हमला हुआ था। अपनी समुद्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार एक लगातार प्रयासों के रूप में देख रहा था, परंतु इस प्रयास को पूरी तरीके से सफल करके अब हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिस पर एक जो सेवानिवृत्त हो गए हमारे नेवी से वही हमारे एक समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में पदभार जी अशोक कुमार को पहला दिया, जिससे हमारी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर नज़र रखी जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है। तो आंसर है हमारा मनोज पांडे जी। जो फोटो देख रहे हैं यही है मनोज पांडे जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे। सरकार ने भारतीय सेना प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर अफसर होंगे। क्वेश्चन बन सकता है आपको पेपर में। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मौजूद थे। वही मौजूदा वक्त में जनरल मनोज पांडे उप सेना प्रमुख भी हैं। वही जनरल नरवणे की जगह लेंगे। अब वो इस माह के आखिरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब तारीख नहीं मैंने क्लियर किया यहाँ पर। मनोज पांडे क्रम में यदि देखा जाए थल सेना के प्रमुख के रूप में तो 29वें नंबर के हैं भाई, और वो 1 मई 2022 से अपना कार्यकाल शुरू किया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि मई के महीने में उन्होंने अपना कार्यकाल 29वें अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में पद को ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करेंगे। हाल ही में लेखा महानियंत्रक, जिसको CGA बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा भारती दास जी को। ये जो हमारी फोटो दिख रही है यही है हमारी भारती दास जी, जिनको लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक CGA की नियुक्त कर दी है। IAS अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है। वहीं यदि बात करें 17वीं जो महालेखा नियंत्रक भारती दास होंगी, भारती दास जो है 1988 बैच की भारतीय सिविल सेवा की अधिकारी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो वर्तमान में सेबी जिसको बोलते हैं, आगे हम बात करेंगे सेबी या SEBI, सेबी की नई चेयरमैन कौन है? तो आंसर है हमारा माधुरी पुरी बुच। ये फोटो आप देख रहे हैं चस्पे पर, माधुरी पुरी बुच हैं जो चेयरमैन है सेबी की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। माधुरी पुरी जो बुच हैं वो भारतीय प्रतिभूति, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई, हम सेबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, चेयरपर्सन के रूप में 3 वर्ष के लिए उनको कार्यकाल दिया गया है, जो 1 मार्च 2022 को ग्रहण किया उन्होंने। वो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख होगी। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई पेपर में कि वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख भी होंगी, और उन्होंने इस पद पर जो है अजय त्यागी का स्थान ले लिया है, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गया था। बात करें माधुरी पुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रह चुकी है। बात करें हम लोग सेबी को इंग्लिश में फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय हुआ। सेबी का जो मूल कार्य है प्रतिभूतियों को निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना इसका काम है। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 25, तटरक्षक बल मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा वीरेंद्र सिंह पठानिया। जो फोटो में आप देख रहे हैं ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो आंसर हमारा विवेक राम चौधरी। जो फोटो देख रहे हैं यही है विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने 30 सितंबर 2021 को नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा अनिल कुमार लाहौटी। ये जो फोटो देख रहे हैं ये मेज पर लिखते हुए अपने फोटो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अनिल कुमार लाहौटी जी हैं जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनिल कुमार लाहौटी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या CEO नियुक्त किए गए हैं और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहौटी को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 28, BCCI के 36वें अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो आंसर हमारा रोजर बिन्नी जी। ये फोटो जो देख रहे हैं ये रोजर बिन्नी जी की है जो BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो BCCI के 36वें अध्यक्ष होंगे। उन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 29, फिक्की या FICCI के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आंसर हमारा शुभ्रकांत पांडा जी। और जो देख रहे हैं फोटो में खिलखिलाता हुआ चेहरा दिख रहा है ये हैं शुभ्रकांत पांडे जी।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर रखेंगे जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री फिक्की, भाई पूरा नाम है फिक्की का, ठीक है। और शुभकांत पांडा को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है इसने। शुभकांत पांडा अभी वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने जिसका स्थान लिया है वो संजीव मेहता के स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर हमारा जस्टिस अरुण मिश्रा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है जस्टिस अरुण मिश्रा जी। तो बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक स्वतंत्र और एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नोट में आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भारत में जो आपको बात करें, भारत नहीं पूरे एक ग्लोबल के रूप में जो हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 10 दिसंबर को ही बांटे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स और है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर है हमारा अजीत डोभाल जी। जो फोटो देख रहे हैं तिरंगे के रूप में तिरंगे के पास खड़े हुए हैं, ये अजीत डोभाल जी बड़े काफ़ी गुस्से में हैं, ठीक है। अब भाई ये पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, देश की सुरक्षा को संभाले हुए, थोड़ा सा तो इनका चेहरा एक अद्भुत दिखेगा ही, एक ऐसा चेहरा जो लोगों को प्रभावित कर दे, देश दुनिया को डरा दे, वही है हमारे अजीत डोभाल। उनको बिल्कुल एक सटीक पद मिला हुआ है और काम भी बेहतरीन है भाई इनका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डोभाल को इस पद पर दोबारा नियुक्त किया है क्योंकि उनका कार्यकाल इतना बेहतरीन रहा है, क्यों नहीं दोबारा आएंगे भाई। तो 3 जून 2019 को अपनी मंजूरी दे दी और वो व्यवस्था 31 मई 2019 से प्रभावी हुई। साथ ही भारत सरकार ने उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री स्तर का भी कर दिया है। डोभाल को पहली बार मई 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया था। बता दें कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की योजना के पीछे NSA डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वहीं भारत चीन म्यांमार सीमा पर भी डोकलाम जैसे विवादों को सुलझाने में भी अजीत डोभाल जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 32, CBI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आंसर हमारा सुबोध कुमार जायसवाल जी। ये फोटो आप देख रहे हैं यही है सुबोध कुमार जायसवाल जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो CBI के वर्तमान अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल हैं और उनकी जो नियुक्ति हुई है केंद्र सरकार ने 25 मई 2021 को की थी, जिसके बाद उन्होंने 26 मई 2031 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। वो 2 साल इस पद पर रहेंगे। 1985 मतलब 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जायसवाल महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एवं SPG भी रह चुके हैं। उन्होंने चर्चित तेलगी घोटाले और मालेगांव ब्लास्ट की भी जांच की थी। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? तो आंसर है हमारा संजय अरोड़ा जी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये संजय अरोड़ा जी की है जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, उन्होंने 1 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस के 25वें आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। इससे पहले राकेश अस्थाना इस पद पर नियुक्त थे। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने ITBP के DG पद से कार्यमुक्त होकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार नया पद संभाला है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो आंसर है हमारा सुरेश एन पटेल। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है सुरेश एन पटेल। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत के वर्तमान केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो हैं वो सुरेश एन पटेल हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CBC जिसको जाना जाता है शॉर्टकट में, सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले यह पद पर 1 साल से रिक्त था।
सुरेश एन पटेल जून से कार्यवाहक के रूप में इस पद पर कार्य को संभाल रहे थे। आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पटेल को अप्रैल 2020 में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने 24 जून 2021 को सीवीसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। मतलब इससे पहले जो वो पद पर थे वो संजय कोठारी जी थे। क्वेश्चन नंबर 35, एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा दिनेश प्रसाद सकलानी जी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये दिनेश प्रसाद सकलानी जी की है, एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इम्पोर्टेंस फाइंड, एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, जिन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे। दिनेश प्रसाद सकलानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं, इनके नए निदेशक के रूप में फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। मतलब इससे पहले जो एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो हमारे ऋषिकेश सेनापति थे। क्या थे नाम? ऋषिकेश सेनापति थे। और इस पद पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहा है। और एनसीईआरटी के निदेशक पद पर मतलब ऋषिकेश सेनापति है, मतलब ऋषिकेश सेनापति है यहाँ पर। उनका कार्यकाल नवंबर 2020 पूरा हो गया था और का स्थान प्रोफेसर सकलानी ने लिया है। प्रोफेसर सेनापति के सेवानिवृत्ति के पश्चात श्रीधर श्रीवास्तव ने कुछ दिन तक कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को। ये चेहरा आप देख रहे हैं यही है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में कुलपति थे ये, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक रहेगा। इस पद पर वो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा रेखा शर्मा, और रेखा शर्मा ही है हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 7/8/2021 से प्रभावी होगा। ठीक है, वो 65 वर्ष की उम्र तथा अगले आदेश तक जो पहले हो उस पद पर बनी रहेंगी। मतलब इनका जो कार्यकाल दूसरा कार्यकाल चालू हुआ था वो 7/8वां महीना था और 2021 से प्रभावी हुआ था। 7 तारीख 8वां महीना और 2000 प्रभावी हुआ, और वो 65 वर्ष तक की उम्र तक बनी रहेंगी। अगले एक आदेश तब तक नहीं आएगा जब तक वो पद पर बनी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा इकबाल सिंह लालपुरा। जो सरदार जी की फ़ोटो देख रहे हैं यही है इकबाल सिंह लालपुरा जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदायों में जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को सूचित किया गया था। परंतु 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने एक और अधिसूचना जारी करके जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दे दी है। बात करेंगे नोट में, वर्तमान में यदि 2001 की जनगणना के रूप में देखा जाए तो भारत में 18% धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाए गए वर्तमान में? तो आंसर है हमारा हंसराज गंगाराम आहिर को। जो फोटो देख रहे हैं तिलकधारी जी की यही है हंसराज गंगाराम आहिर जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम आहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर
मुहर लगा दी है। गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी से सांसद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली थी। बात करें ओबीसी आयोग के बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम 1953 में गठित कालेकर आयोग आया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की भी पहचान की थी। दावा करते हैं कि 1979 में एक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान किया गया और इसका उद्देश्य मंडल आयोग का गठन किया गया। 1980 में आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण की सिफारिश की थी। वर्ष 1993 में संसद में एक पारित कानून के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी का गठन को एक वैधानिक रूप में मान्यता दे दी गई, जिसे 1993 से वर्ष 2016 के बीच कुल 7 बार पुनर्गठन किया गया था। वही वर्ष 2017 में एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया। 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। वही अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित करके पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया और अब ये पूरी तरीके जो 1993 का अधिनियम था ये अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर हमारा विजय सांपला जी को लगातार दूसरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला ने आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी, और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है हमारा हर्ष चौहान जी। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये है हर्ष चौहान जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फरवरी 2021 में हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस पर उन्होंने नंद कुमार साय का स्थान लिया है। बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान को 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का अंत स्थापित करके की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों का होता है। अध्यक्ष को संघ के कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हमारा निधि छिप्पर जी, जिसको हम सीबीएसई को बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो फोटो आप देख रहे हैं और लोगो भी देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, ये उन्हीं की है और ये हमारी निधि छिप्पर जी हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मई 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिप्पर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
वो छत्तीसगढ़ कैडर की 1984 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं और इससे पूर्व भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। इस पद पर वो विनीत जोशी का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर हमारा केवी साजी, ये है नाबार्ड। ठीक है, और ये फोटो जो देख रहे हैं ये है हमारे केवी साजी जी की। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको कहा जाता है, ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्थापना जरूर ध्यान रखें। नाबार्ड किस समिति द्वारा स्थापित किया गया? तो बी शिवरामन समिति, ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नाबार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो कृषि और ग्रामीण विकास ही है, क्योंकि ये इसी क्षेत्र पे वो काम करती है बैंक। नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1981 का एक अधिनियम आया था, धारा 61 के तहत इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसको बोलते हैं खुफिया ब्यूरो प्रमुख कौन बने? तो आंसर हमारा तपन कुमार डेका। जो फोटो आप देख रहे हैं ऑफिस में चेयर में बैठे हुए एक व्यक्ति हैं, यही है तपन कुमार डेका जी, जो इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो ब्यूरो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। उन्हें आईबी के मौजूदा चीफ अरविंद कुमार की अब जगह लेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 45, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन बने? तो आंसर है हमारा सामंत गोयल। जो फोटो आप देख पा रहे हैं यही है सामंत गोयल जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और खुफिया विभाग आईबी के अध्यक्ष अरविंद कुमार के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब ये पहले का डेटा है। गोयल और कुमार दोनों 1984 बैच के पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं, जो इस साल 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मतलब दोनों लोग सेवानिवृत्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक नियुक्त हुई, जब समिति में गोयल और कुमार दोनों की सेवा 30 जून को समाप्त होने वाली थी। वर्तमान में कार्यकाल से 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। मतलब जो अरविंद कुमार थे उनको इस पद से तो हटा दिया भाई, परंतु जो हमारे कुमार गोयल जी हैं उनको, सामंत गोयल जी को, वो इस पद पर उनको मतलब कार्यकाल के लिए आगे बढ़ाया गया, मगर अरविंद कुमार को आगे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो आंसर हमारा चेतन घाटे। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। ये फोटो जो दे रहे हैं चेतन घाटे जी की है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निर्देशक नियुक्त किया है और वो 2016 से बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 47, देश के पहले लोकपाल प्रमुख जस्टिस कौन बने? तो वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष हैं और अभी तक दूसरे ऐसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसी भी नियुक्त नहीं किया गया। तो जो ऑफिस में जो किताबों के बीच जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं यही है पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्टिस पिनाकी घोष को देश के पहले लोकपाल प्रमुख के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई थी। इस मौके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी भी दी है। लोकपाल और लोकायुक्त 2 होते हैं, लोकपाल केंद्र के लिए, लोकायुक्त राज्य के लिए। कुछ श्रेणियों की सरकारी सेवाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए केंद्र में लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। यह कानून 2013 में पारित किया गया था पूर्ण रूप से। चर्चा में लोक विधेयक के मामले में कुछ बातें हम आपसे करेंगे। विदेश में लोकपाल जैसी संस्था काफ़ी साल पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन भारत में इसका जो प्रवेश हुआ वो 1967 में हुआ था। इस वक्त में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को लेकर लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा था। हालांकि इसे स्वीकार उस टाइम नहीं किया गया था। बात करें इस बिल को लेकर कि समाज एक सेवी थे हमारे अन्ना हजारे जी, जो उन्होंने अनशन किया और बड़ी लड़ाई लड़ी इस पर, और ये बड़ी लड़ाई में तब्दील भी हुई। इसके बाद लोकसभा ने 27 दिसंबर 2011 को लोक विधेयक तो पास कर दिया था, परंतु राज्यसभा से ऐसा नहीं हुआ। 23 नवंबर 2012 को प्रवर समिति ने भेजने का फैसला लिया। वहीं 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा
में लोकसभा विधेयक पारित हो गया। मतलब इससे पहले लोकसभा में वो पारित था, तो इसलिए उसको राज्यसभा में लोकसभा विधेयक पारित हुआ। इस वर्ड को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये अधिनियम जब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ तो वो समय जो था वो 2013 था। क्वेश्चन नंबर 48, G20 समिट। G20 के नए शेरपा कौन होंगे वर्तमान में? तो आंसर हमारा अमिताभ कांत। ये फोटो जो देख रहे हैं वो अमिताभ कांत जी की है, जो हमारे G20 के नए शेरपा होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने शेरपा को बदल दिया है। भारत की तरफ से अमिताभ कांत एक नए शेरपा होंगे। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीयूष गोयल को शेरपा बनाया गया था। G20 मतलब G8 जैसे इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन में किसी देश के नेता के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं। शेरपा सम्मेलन के एजेंडे को लेकर समन्वय बनाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। G20 देशों का मैप। G20 मेंबर्स कौन कौन से हैं? आपको पता है ये सारे जो G20 देश हैं, मतलब कुल मिला के 20 देश लिखे हुए हैं। कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और साउथ अरेबिया, टर्की, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, रसिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कोरिया एंड जापान, ये सभी देश लिखे हुए हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है G20 से लेकर के देशों के बारे में। ज़रूर आप पॉइंट करिए और ज़रूर देशों के नाम अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारे उत्तरी अमेरिका से कौन कौन से देश आते हैं, और साउथ अमेरिका से कौन कौन से आते हैं, यूरोप से कौन आते हैं कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन कौन से हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन से देश आते हैं। सभी देशों के नाम जरूर एक बार दिमाग में अपने रख लीजिए। पूरे 20 देश आपको तैयार होने चाहिए, पेपर में गलती बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली को मिला एक नया उपराज्यपाल, तो कौन है भैया? आंसर हमारा विनय कुमार सक्सेना है। जो फोटो देख रहे हैं यही है विनय कुमार सक्सेना जी, जो दिल्ली को एक नया उपराज मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सक्सेना अनिल बैजल के स्थान लेंगे उन्होंने, और उन्होंने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में पूर्व खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रतिबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर है हमारा आनंद नागेश्वर जी। जो फोटो आप देख रहे हैं फ्रेंच कटिंग में, ये है आनंद नागेश्वरन जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की है। डॉक्टर वी आनंद नागेश्वर को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो पूर्व में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आंसर हमारा टी राजा कुमार। जो फोटो देख रहे हैं यही है टी राजा कुमार जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर की टी राजा कुमार, जिसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली एक संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर TF के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करें, इसकी घोषणा की गई थी। राजा कुमार FTF के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्कस पेलियर की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। बात करेंगे FATF के बारे में। FATF 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो आंसर है TS त्रिमूर्ति। जो फोटो में आप देख रहे हैं TS त्रिमूर्ति जी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विदेश मंत्रालय के मौजूदा सचिव और तेज तर्रा राजनयिक TS त्रिमूर्ति को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वो सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे और पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष मजबूती से रखते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो आंसर हमारा राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। ये फोटो जो देख रहे हैं ये हमारे राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर प्रोफेसर एमरिस्टस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो CMI में प्रोफेसर और एमरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को हुआ था और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आंसर हमारा पीटी ऊषा जी। ये पीटी ऊषा दौड़ते हुए दिख रही हैं, यही है पीटी ऊषा जी, जो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष वर्तमान में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव 10 दिसंबर को हो गया है, लेकिन पीटी ऊषा इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं। वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला उपाध्यक्ष होंगी। कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता 58 साल की ऊषा 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने? तो आंसर है हमारा अनिल चौहान। ये जो फोटो देख रहे हैं यह है अनिल चौहान जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यू सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड हो चुके हैं और जनरल बिपिन रावत के मृत्यु के 9 महीने बाद सरकार ने बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेवानिवृत्त एक नया चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नामित किया। अनिल चौहान देश के डीजीएमओ सेना के पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। बात करें देश के पहले सीडीएस के बारे में, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और उनकी एक पत्नी के पिछले साल दिसंबर तमिलनाडु में एक सैन्य हेलीकॉप्टर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और इस हादसे में कुल 13 लोग मारे गए थे। 63 वर्षीय जनरल रावत ने जनवरी 2020 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला था। ये पद 3 सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना को एकीकृत करने के लिए बनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है और वो राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष सलाह देने के लिए अलावा रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है हमारा मैरी कॉम। ये मुक्केबाजी हैं और ये फोटो आप तिरंगे के रूप में दिख रही हैं, यही है मैरी कॉम जी जो मुक्केबाजी करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत की दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ IOA में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संघ के एथलीट आयोग ने मंगलवार को सर्वसम्मत से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर MC मैरी कॉम को अध्यक्ष चुना है। वहीं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कई पदक अपने नाम करने वाली टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को उपाध्याय चुना है। क्वेश्चन नंबर 57, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हमारा CB आनंद बोस। ये फोटो देख रहे हैं यही है CB आनंद बोस जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बंगाल न्यूज़ के माध्यम से जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन बंगाल के नए गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था, परंतु वहीं डॉक्टर CB आनंद बोस को अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और अतिरिक्त कार्यभार को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, ONGC के अगले प्रमुख कौन बने? तो आंसर है हमारा अरुण कुमार जी। जो फोटो देख रहे हैं यही है अरुण कुमार जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नए अध्यक्ष बने हैं। ONGC का जो मुख्यालय है वो बसंत कुंज नई दिल्ली में है। ONGC की जो स्थापना वो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में मेटा इंडिया की नई प्रमुख कौन बनी? तो आंसर है संध्या देवनाथन। जो फोटो देख रहे हैं यही है संध्या देवनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अजीत मोहन के इस्तीफे के बाद फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को अपने भारत संचालन के लिए नए प्रमुख और उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये घोषणा 17 नवंबर 2022 को हुई और 1 जनवरी 2023 को संध्या देवनाथन का पद ग्रहण करेंगी। सोशल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी मेटा फेसबुक की एक मालिक भी है और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की भी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसार भारती की नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर हमारा गौरव द्विवेदी जी। फोटो देख रहे हैं ये गौरव द्विवेदी जी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वरिष्ठ IPS अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार इस बाद गौरव द्विवेदी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। प्रसार भारती की स्थापना जो 23 नवंबर 1997 को हुई थी और वही मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 61, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है हमारा दिलीप तिर्की जी। ये जो फोटो देख रहे हैं ये दिलीप तिर्की जी की है जो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं।
बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुबद्रा हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मुख्यालय के रूप में देखा जाए तो लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ के रूप में देखा जाए तो थीरी वेल हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना देखी जाए तो 7 जनवरी 1924 फ्रांस के पेरिस में होती है। क्वेश्चन नंबर 62, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर है सोमा मंडल जी। ये फोटो देख रहे हैं, ये सोमा मंडल जी के हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के पद में ग्रहण कर लिया है, मतलब किया है। वो अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है। वो अनिल कुमार चौधरी की जगह लिया है उन्होंने, और 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने 2017 में बतौर निदेशक वाणिज्य के रूप में सेल में ज्वाइन किया था। बात करें, सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और सेल की जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है हमारा अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। जो फोटो देख पा रहे हैं ये अनीश दयाल सिंह की है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनीश दयाल सिंह ने सोमवार को यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जिसको बोलते हैं हम लोग का पदभार ग्रहण किया है। और अनीश दयाल सिंह ITBP के 32वें प्रमुख होंगे। केंद्रीय बल की स्थापना 1962 में की गई थी, और इसे मुख्य रूप से भारत चीन सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह बल आगामी 24 अक्टूबर को स्थापना के 60 वर्ष पूरे करने जा रहा है, मतलब 2022 में। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय रिजर्व पुलिस CRPF के 37वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है हमारा सुजाय लाल थाओ सेन। ये फोटो देख रहे हैं, यही है सुजाय लाल थाओ सेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सुजाय लाल थाओ सेन ने सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 37वें पद के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और वो सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है देश में सुरक्षा के लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी है। ITBP की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1942, इसमें CRPF की मैंने लिखा सॉरी, और ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है रिजर्व पुलिस को लेकर, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो आंसर है R हरि कुमार। ये जो फोटो अपनी माँ के साथ उन्होंने खिंचवाया है यही है R हरि कुमार, और माँ भी बहुत खुश है इनके साथ। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारतीय नौसेना का अपना एक नया चीफ मिल गया है। एडमिरल R हरि कुमार ने नौसेना का प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वही जो इससे पहले एडमिरल थे हमारे करमवीर सिंह ने उनको अपना कमान सौंप दिया है, और इससे पहले एडमिरल करमवीर सिंह ही थे इस पद पर। क्वेश्चन नंबर 66, सैन्य अभियान जिसको बोलते हैं DGMO के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? आंसर है हमारा परमजीत सिंह। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है परमजीत सिंह की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आतंकवाद रोधी अभियानों के वहद अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक होंगे, जिसको बोलते हैं DGMO। वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। इससे पहले अनिल चौहान थे, वो अभी नगरोटा स्थित सेना की 16वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में तैनात थे। बात करेंगे नोट में, एक DGMO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है हमारा भारत लाल जी। जो फोटो आप देख रहे हैं भारत लाल जी की है, जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में और शाखा कार्यालय मंसूरी में है। NCGG की स्थापना का अध्ययन, प्रशिक्षण
ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देकर शासन में सुधार लाने में मदद के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नए महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। ये फोटो देख रहे हैं, यही है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीनियर साइंटिस्ट रह चुकी नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस तरह से नल्ला थम्बी देश भर में 3800 संस्थानों के संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाने वाली है। डॉक्टर क्लाइसेल्वी वर्तमान में तमिलनाडु के कराईकुड़ी में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान की निदेशक हैं। वो शेखर पांडे की जगह लेंगी। वो अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। पांडे सेवानिवृत्त होने पर जल प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश खोखले को CSIR का अतिरिक्त प्रभार दिया था। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना की बात करें 26 सितंबर 1942 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय की ये फोटो दिख रही है, यही है अलका उपाध्याय। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने अलका उपाध्याय का स्थान लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 70, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक DG के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो आंसर है सत्यनारायण प्रधान। ये फोटो जो दिख रही है वो सत्यनारायण प्रधान जी की है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किया गया है। वो NDRF के DG के रूप में जिम्मेदारियों के अलावा NCB के DG के रूप में अतिरिक्त व्यवहार संभाल रहे थे। उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लेने पर NCB के DG के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 71, सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर है हमारा अतुल करवाल जी। जो फोटो देख रहे हैं ये अतुल करवाल जी की है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष तथा अग्रिम आदेश जो पहले से हो तक रहेगा। इस पद पर उन्होंने SN प्रधान का स्थान लिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDRF की स्थापना की गई थी 2006 में। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए NDRF का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक DG कौन है? तो आंसर है हमारा शील वर्धन सिंह। जो फोटो आप देख रहे हैं ये शील वर्धन सिंह की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल DG सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पद पर सोमवार को शील वर्धन सिंह IPS शील वर्धन सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शील वर्धन सिंह 1986 बैच के पुलिस सेवा अधिकारी हैं। शील वर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 29वें महानिदेशक बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIF का एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्यकारी सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। आज इस बल की संख्या लगभग 1.5 लाख है। ये अतिरिक्त सुरक्षा विशिष्ट लोगों की सुरक्षा जैसे मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी सुरक्षा करता है और स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हमारा प्रवीण छाबड़ा जी। जो फोटो देख रहे हैं यह है प्रवीण छाबड़ा जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगस्त भारत के खिलाफ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की बनी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी के नाम से जाना जाता है। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिरीक्षक ओपीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। एनएसजी को जो भारत की विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। इस पूर्ण रूप से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर कार्य करता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में आतंकी हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हमारा दिनेश गुप्ता जी को। जो फोटो देख रहे हैं ये दिनेश गुप्ता जी हैं, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 23 जून 2024 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये वर्ष 1987 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक रहेगा। इस पद पर वो कुलदीप सिंह अतिरिक्त प्रभार का स्थान लेंगे। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। स्थापना 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अधिनियम 2008 के अनुसार मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के बाद की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनआईए भारत की एक प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। यह गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों में कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 75, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पीसीएएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है जुल्फ़िकार हसन। ये फोटो जो देख रहे हैं ये जुल्फ़िकार हसन जी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फ़िकार हसन 1988 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फ़िकार हसन को 31 अक्टूबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी जुल्फ़िकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। बात करेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। बीसीएएस डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में। बीसीएएस देश में नागरिक विमान सुरक्षा के लिए एक नियामक प्राधिकरण है। 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण होने पर गठित पांडे समिति की सिफारिश के उपरांत जनवरी 1978 में इसकी स्थापना नागर विमान महानिदेशालय डीजीसीए में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। जून 1985 में कनिका हादसे के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1987 को बीसीएएस को नागर विमान मंत्रालय के अंतर्गत एक मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है राजेश गेरा। जो फोटो देख रहे हैं यही है राजेश गेरा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राजेश गेरा एनआईसी के उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। एनआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईसी का मुख्य उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो आंसर है अजय कुमार भल्ला जी। जो फोटो देख रहे हैं यही है अजय कुमार भल्ला जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को शुक्रवार को मतलब 22 अगस्त 2023 तक के लिए 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि इस पद पर तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने? तो आंसर हमारा विवेक कुमार, जो प्रधानमंत्री के बगल में है। वो हमारे बहुत नज़दीकी हैं प्रधानमंत्री के। एक सेक्रेटरी पोस्ट पर निजी सचिव जिसको कहा जाता है, प्राइवेट सेक्रेटरी कहा जाता है, वो विवेक कुमार जी हैं।
इंपॉर्टेंट, भारतीय विदेश सेवा IFS जिसको बोलते हैं अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। विवेक कुमार PM मोदी के निजी सचिव मतलब संजीव कुमार सिंगला की जगह लिया है उन्होंने। वहीं संजीव कुमार जो सिंगला जी हैं वो इजरायल में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और विवेक कुमार 2004 के बैच के IFS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो आंसर है डॉक्टर S राजू। जो बैठे हुए हैं यही है डॉक्टर S राजू। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं और शॉर्टकट में बोलते हैं GSI के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो RS गरखल का स्थान लिया है और 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। GSI की स्थापना रेलवे के लिए कोयला जमा करने हेतु मुख्य रूप से 1851 में हुई थी। वो खान मंत्रालय से जुड़ा एक कार्यालय है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि इसके लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 80, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हमारा डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। ये फोटो देख रहे हैं यही है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात पर करेंगे। वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। VSSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक नया प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है। बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मूल संगठन इसरो है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर है प्रमोद चंद मोदी। जो फोटो देख रहे हैं यही है प्रमोद चंद मोदी जी। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो प्रमोद चंद मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। सूत्रों की जानकारी दें कि PC मोदी PPK रामचरियोल की जगह लिया है। बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में? तो हरिवंश नारायण सिंह है और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सदन का जो नेता है वर्तमान समय में वो है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 82, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है पंकज कुमार। जो फोटो आप देख रहे हैं ये है पंकज कुमार जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल BSF के नए DG के रूप में कार्यभार संभाला। बात करेंगे BSF का जो गठन हुआ वह 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। BSF का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये 2 क्वेश्चन हमारे ITBP के बार बार आ जाते हैं। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और ITBP का मुख्यालय नई दिल्ली में। मतलब अधिकतर जितने अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ITBP की स्थापना बार बार आपको आ रहा है, आप अपने दिमाग में रख लीजिए 24 अक्टूबर 1962 को। लिखने में थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस अपने परिवार से एक अलग अध्यक्ष बनाया है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है और ये सोनिया गांधी जो उनको फूल दे रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को केवल 1072 वोट ही मिले हैं। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को हुई वोटिंग में कुल 8385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर एक अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार से आज की जो भारत की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की भी जो सभी कंप्लीट होती हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से नियुक्तियों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और सेशन
को कंप्लीट देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि सेशन कैसा रहा है, कैसा कंटेंट रहा है। अपना सुधार भी करेंगे अगर कुछ कंटेंट में मिस्टेक रही हुई किसी प्रकार को लेकर के। वैसे कंटेंट तो मैंने सभी डालने की कोशिश की है, यदि अगर कुछ मिस्टेक हो तो ज़रूर कमेंट करें। और सेशन को करने के बाद यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। थोड़ा सा लेट हमारा वीडियो ज़रूर होता है क्योंकि हमें समय की बहुत दिक्कत है, और जैसे मुझे समय मिलता है मैं कहीं ना कहीं अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।